माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जिस भूमि पर जन्म लिया है उस भूमि को प्रणाम करती हूँ माँ स्वरूप में। सभा में उपस्थित सभापति, आज के अध्यक्ष श्री प्रभाकर दीवान जी, तपन कुमार जी, LB कुमाई जी, अंबिका प्रसाद जी, प्रकाश मणि जी, चंद्र सिंह जी, श्याम दहल जी और पारस जी, और सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा प्रणाम। स्वतंत्रता, आज़ादी, आज़ादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं। मैं मन में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मानती हूँ। शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, जैसे ही इंग्लिश में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस में डिफरेंस होता है। फ्रीडम इज़ फ्रीडम, स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस इज़ एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंस। जब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, उस शब्द में एक नेगेशन है, एक नकारात्मकता भी है। फ्रीडम में वो नकारात्मकता नहीं आती। आज़ादी में मुझे थोड़ा सा अपनापन कम लगता है। भारत सरकार को लगता होगा, उनकी मजबूरी है, मेरी नहीं है। मैं पहाड़ी लड़की हूँ, मेरे लिए प्लेन्स में मौजूद सारे शब्दों को मानना ज़रूरी नहीं है। और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहती हूँ कि मेरा जुड़ाव भारत के उन 3 राज्यों से है जो भारतीय सुरक्षा के लिए फ़ौज को सबसे अधिक लोग देते हैं, उन क्षेत्रों से। उत्तराखंड की हूँ, राजस्थान में बड़ी हुई हूँ और इस समय पूर्वांचल में हूँ। इन तीनों क्षेत्रों से ही सबसे ज़्यादा प्रहरी जाते हैं भारत के। तो भारत क्या है, भारत की स्वतंत्रता क्या है और भारत के स्वतंत्रता के महोत्सव का क्या महत्व है, इसको बोलने के लिए आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं अति सम्मानित हूँ, गौरवान्वित हूँ और आप सबके बीच में हूँ। इससे अधिक गौरव का विषय मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको मनाने के लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है। 75 साल कम नहीं होते, एक बहुत लंबा सफ़र होता है। हम यूनिवर्सिटी से छात्र छात्राओं के जीवन से जुड़े हुए लोग हैं और सही माने तो पिछले 4-5 साल में जो बदलाव दिख रहा है, उससे पहले ये लगता ही नहीं था कि स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। भारत में रह रहे हैं ये भी सोचना पड़ता था कई बार। जिस तरीके के माहौल में हम पढ़ाने के लिए मजबूर होते थे, क्योंकि हम जिस जुड़ाव को चाहते थे, वो जुड़ाव हमें बच्चों में देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उनके पंख उड़ान भरने को तैयार तो होते थे, लेकिन अपने देश के लिए नहीं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को ये, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये आवश्यकता महसूस हुई कि इसको 75 साल को महोत्सव के रूप में मनाया जाए। वरना महोत्सव तो 100 वर्ष का आमतौर पर होता है। इन 75 वर्ष को मना करके 75 से 100 वर्ष तक लगातार कुछ ना कुछ करते रहें, कल्पना और परिकल्पना शायद यही है। और एक छोटा सा संशोधन करना चाहूँगी, ये मुझे हर जगह करना पड़ रहा है। समापन नहीं है इस 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2023 को समापन होगा। हमने 75वें स्वतंत्रता दिवस से 75 हफ्ते पहले शुरू किया था दांडी यात्रा के साथ। वो 75 हफ्ते ख़त्म हुए जब 15 अगस्त 21 हुआ। 15 अगस्त 22 को 1 साल पूरा होता है और उसका 1 साल और मनाना है। 15 अगस्त 2023 को ख़त्म होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस 15 अगस्त को ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 1 साल और करना है। और इसको मनाने की आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि इन 75 सालों में हम राष्ट्र के साथ ना तो लोगों को जोड़ पाए और ना हम इस देश के प्रति जिसने भी अपने समर्पण दिया
उनका सम्मान कर पाए। सबसे अधिक आवश्यकता तो उन लोगों को पहचानने की थी ना, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया। इतिहास के पन्नों में चंद नाम दर्ज हुए और उन नामों के बाहर हमने इतिहास को लिखना, समझना, बोलना और जानना छोड़ दिया। आपका दर्द बिल्कुल सही है सर, और ये बहुत बड़ी विडंबना है, और एक इतिहासकार के तौर पे मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन ये सत्य है, और ये एक बहुत कटु सत्य है कि हमने व्यक्ति पूजा में राष्ट्र पूजा छोड़ दी और भारत के इतिहास को विकृत करके रख दिया। ये बिल्कुल सत्य है कि हम 200 साल गुलाम नहीं रहे। कम से कम 1100-1200 साल की तो गुलामी है ही है। थोड़ा सा नीचे ही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी लपटें 1 महीने तक दिखी थीं जब बख्तियार खिलजी ने उसकी लाइब्रेरी को आग लगाई थी। तो अगर उसे गुलामी नहीं मानेंगे और सिर्फ अंग्रेज़ों को ही गुलामी मानेंगे तो फिर स्वतंत्रता बहुत दूर रहेगी। क्योंकि जब तक हम विचारों से स्वतंत्र नहीं हो सकते तब तक स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है, और वैचारिक स्वतंत्रता तभी होगी जब हम वास्तविक गुलामी को समझ पाएंगे। एक तरफ कहते हैं औरंगज़ेब आक्रांता था, उसने इतने सिख गुरुओं को मारा, उसने शिवाजी के साथ इतना युग, उसके बाद आपकी दिल्ली की प्रमुख रोड आज भी औरंगज़ेब लेन है। गुलामी तो मानसिकता में है ना। मन स्वतंत्र नहीं हुए 75 साल में, इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें साल में मनाना ज़रूरी हुआ। अगर मन से स्वतंत्र हो जाते तो आक्रांताओं के नाम पे सड़क और शहरें कौन रखता है। हम जब बड़े हुए, मेरे भाई की पोस्टिंग हुई बैंक ऑफ बड़ौदा में। कहाँ जा रहे हो? बोलते अयोध्या जा रहा हूँ। मगर चिट्ठी तो मुझे राखी तो फैज़ाबाद भेजनी पड़ती थी। बड़ा दुख होता था कि भैया पोस्टिंग तो अयोध्या में है लेकिन चिट्ठी तो फैज़ाबाद जाती है। तो राम कहाँ पैदा हुए? फैज़ाबाद में। 75 साल लगे हमें अपने राम को अयोध्या पहुंचाने में। इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये। इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। हाँ, अकबर ने एक किला बनाया इलाहाबाद में, मगर अकबर के पुरखे भी जब दुनिया में नहीं जाने जाते थे तब से प्रयागराज था ना। वो तो प्रयाग ही है, संगम है। हजारों सालों से, जब से इतिहास लिखा नहीं गया मानव का, तब से लोग वहाँ संगम में जा कर के पतित तारिणी में मुक्ति मांगते हैं। मगर जिस समय उसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज रखा गया, आपको बताऊं इतना दुखद क्षण था वो मेरे लिए। मैं उस समय टैक्सी में आ रही थी, मेरे साथ कुछ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां थी, उनमें से एक इलाहाबाद की थी। तो वैसे ही बात चली तो मैंने कहा बेटा अब तो नाम प्रयागराज हो गया है, मतलब ट्रेन का नाम पे राज्य शहर का नाम रख दिया, ये भी कोई बात होती है। मैं उस समझ में नहीं आया कि मैं इस बच्ची को क्या समझाऊं कि वो ट्रेन का नाम प्रयागराज इसलिए था क्योंकि वो प्रयागराज जाती थी। ट्रेन के नाम पे प्रयागराज का नाम प्रयागराज नहीं रखा गया है, लेकिन तुम्हारे लिए वो इलाहाबाद ही रहेगा। प्रयाग बोलने में क्या जोर आता है? वैसे भी आप इलाहाबाद जाइए तो बोलेंगे प्रयाग जाना है, लेकिन बच्चों के लिए इलाहाबाद हो गया और नाम बदलने में इतनी तकलीफ क्यों? क्योंकि हम अपनी युवा पीढ़ी को राष्ट्र के साथ जोड़ ही नहीं पाए। कल मैं और मेरी एक मित्र बात कर रहे थे तो मैंने कहा पहली बार ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय उत्सव है, क्योंकि गैंगटॉक के हर घर में झंडे हैं, हर टैक्सी में झंडे हैं, हर ट्रक में झंडे हैं, हर मोटरसाइकिल पे झंडा है। और जिस तरीके से तिरंगा लहरा रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि लग रहा है कि हाँ आज राष्ट्र जागृत हो रहा है। इस 15 अगस्त का इंतज़ार 75 साल से था।
इसलिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अमृत, नेक्टर ऑफ लाइफ। अमृत वो जो अमरत्व दे। व्यक्ति तो अमर हो नहीं सकता, व्यक्ति के कर्म अमर हो सकते हैं, उसकी याद अमिट हो सकती है। शरीर तो नश्वर है। कम से कम हम जिस विचारधारा को, जिस फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं, राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिलॉसफी की बात कर रही हूँ, जिस दर्शन की को हम मानते हैं, उस दर्शन में शरीर नश्वर है, लेकिन इस शरीर के अंदर एक ब्रह्म का अंश है, वो अनश्वर है। लेकिन वो तो ब्रह्म का अंश है, उसको किसी नाम की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उसको अमरत्व की पहचान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यक्ति को अमरत्व की आशा होती, और राष्ट्र हमेशा अमर रहना चाहिए। किंतु क्या ऐसा हुआ? अगर हम विश्व के इतिहास के पटल को पलटें तो यूनेस्को खुद ये मानता है कि विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी वो सब समाप्त हो गई सिवाय एक के, वो मेरी मातृभूमि, मेरा राष्ट्र भारत। हम विश्व की एकमात्र प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हम प्राचीन की धरोहर लेकर के खड़े हैं अपने कंधों पे, और हमारा दर्शन, हमारा जीवन मूल्य इतना मजबूत है कि हजारों सालों के आक्रांताओं के आक्रमण भी हमें ख़त्म नहीं कर पाए। वैसे इकबाल ने भगवान जाने किसके लिए लिखा था, लेकिन ये बात हम पर लागू होती ज़रूर है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो जब हम इतने आक्रांताओं के मिटाए नहीं मिटे, तो मिटने वाले तो अभी भी नहीं है, चाहे चीन कितना ही ऊपर खड़ा हो, चाहे श्रीलंका नीचे से कितना ही चिल्लाए, चाहे पाकिस्तान कितनी ही तोपें ले आए। लेकर आया था ना पैटर्न टैंक। कब्रिस्तान है राजस्थान में, टैंकों का कब्रिस्तान। हमारे लड़कों ने छाती पर टैंक माइंस बांधी थी, क्योंकि हम उनको टैंक्स के नीचे नहीं पहुंचा पा रहे थे, छाती पर बांध करके उनके नीचे लेट गए थे। वो सैनिक जो उस सेना तक पहुंचाता है, हम उस क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमारी कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक नाम नहीं सर, बहुत सारे नाम हैं। हम ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने जिम्मेदारी दी है मुझे, और मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, सिर्फ एक नहीं, जितने नाम हैं। लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले छात्र छात्राओं को काम दिया था, भेजा था। लेकिन वही है कि जो मैं पहले कह रही हूँ कि हम युवाओं को इतना जोड़ नहीं पाए हैं, और नतीजा ये निकला कि वो बिना कुछ नाम लिए वापस आ गए। नहीं मैडम, जो किताब में नाम थे खाली उन्हीं के बारे में पता है, और किसी ने विरोध किया ही नहीं अंग्रेज़ों का इस क्षेत्र में। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की एक वेबसाइट है, द अनसंग हीरोज़, बन रही है, अभी बना रहे हैं हम उसको। बहुत सारे इतिहासकारों को राष्ट्र भर में ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनके ज़िम्मे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं कि वहाँ से उन लोगों का जिनका मुख्य धारा इतिहास में नाम नहीं है, हो सकता है उन्हें ताम्रपत्र मिला हो सकता है उन्हें स्थानीय तौर पे कोई सम्मान मिला हो, लेकिन क्या राष्ट्र उन्हें जानता है? क्या विश्व उन्हें जानता है? उनका गांव जानता होगा कि भाई ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये खद्दर पहनते थे, ये नारे लगाते थे, उनका गांव जानता होगा, हो सकता है उनका जिला भी जानता होगा, मगर राष्ट्र तो नहीं जानता ना। राष्ट्र तब जानेगा जब उस वेबसाइट पर उनका नाम जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी सूचना है तो एक छोटा सा आलेख, 200 शब्द, अगर फ़ोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे दें, वो वहाँ जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र और अपने लोगों के प्रति। अगर मैं अपने इस कर्तव्य को पूरा कर पाऊँ तो अमरत्व तो नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा रखने वालों में से तो आ ही सकूँगी क्योंकि जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, उन्हें अमर होने का अधिकार है, और वो अमर तभी होंगे जब वो हमारी स्मृतियों में रहेंगे। शरीर तो अमर हो ही नहीं सकता ना किसी का, लेकिन स्मृतियों से भी मिटा दिए गए
वो सब जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, इससे बड़ा अन्याय कोई राष्ट्र अपने देशभक्तों से और से ज़्यादा और क्या कर सकता है? वही किया हमने, 75 साल किया है, 1-2 दिन नहीं। देश आज़ाद हुआ और हम चंद नाम लेके, मुझे किसी से कोई राजनीतिक वो नहीं, वैर नहीं है, लेकिन इस तरीके के गीत कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो फिर भगत सिंह ने क्या किया था? चलिए, भगत सिंह तो फिर भी बहुत पॉपुलर नेम है। खुदीराम बोस ने क्या किया था? चापेकर बंधुओं ने क्या किया था? एक माँ ने जितने जाए थे सारे शहीद हो गए, एक नहीं बचा माँ की गोद में। बिना खड़ग बिना ढाल, साहब बम फोड़े थे, गोली चलाई थी, खड़ग भी थी, ढाल भी थी, बम भी थे। सावरकर ने हाउजर दी थी। लंदन में मदनलाल ढींगरा के हाथ में, और लंदन में मदनलाल ढींगरा ने गोली मारी है। और सिर्फ मदनलाल ढींगरा ने ही नहीं गोली मारी, शहीद आजम किसे कहा जाता है? क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे? सही में शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को केजरीवाल बोलते हैं, भगत सिंह के प्रति असम्मान नहीं कर रही हूँ, मगर जी बिल्कुल, धन्यवाद। शहीद आजम उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छिपते रहे इधर उधर की, किसी तरीके से बदला लेना, और आखिर में इंग्लैंड में जाके मारा है। बिना खड़ग बिना ढाल आज़ादी मिल गई साहब। गांधी के कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने जन आंदोलन किया, जनता को घर से बाहर लेकर के आए, ये एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हर आदमी बम गोली नहीं चला सकता, लेकिन जब पूरी जनता सड़क पर उतरेगी, विरोध पर उतरेगी, तो सत्ता हिलेगी। लेकिन हम चंदन सिंह गढ़वाली को भूल गए, जिसने दूसरा जलियांवाला बाग कांड होने से रोक दिया था पेशावर में, जब उसने कहा मैं अपने देश के निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चलाऊंगा। नहीं तो पेशावर में भी वही होता जो जलियांवाला बाग में हुआ था। अंडमान निकोबार काला पानी की सजा मिली थी पूरी की पूरी यूनिट को, गढ़वाल राइफल्स की। कहाँ है नाम? गढ़वाल राइफल्स थी इसलिए नाम लिखना जरूरी नहीं था। बड़ी पॉवर्टी में मरे, बहुत विषमताओं में उनका जीवन खत्म हुआ है, पॉलिटिकली बिल्कुल डिसइल्यूजन्ड। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अपने अफसर की बात मान लेते, गोली चला देते, कुछ मेडल वेडल मिल जाता, प्रमोशन मिल जाता, आराम से पेंशन लेके जिंदगी बिताते। उसके बजाय गए काला पानी, और फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तो नाम ही नहीं। आईएनए में 113 गोरखा थे इस क्षेत्र के, कहाँ है नाम? 113 संख्या है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने अभी पिछले कुछ सालों में उस पर काम करना शुरू किया, और आईएनए पे पूरी वॉल्यूम प्रोफेसर कपिल कुमार की आई, जिसमें उन्होंने एक एक व्यक्ति की जीवन वृतांत को बताया उन्होंने। 113 आईएनए में, मतलब ये 113 वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ करके भरे मैदान में अपने आदमी के साथ खड़े होके अपने ही अफसरों पर गोली चलाना स्वीकार किया है। वो छोटी छोटी बच्चियां जो बम बांध करके ह्यूमन बॉम्ब बन के फट गई, ह्यूमन बॉम्ब कम से कम आतंकवादियों का नाम सुनते हैं, हमारी बच्चियां भी फटी थी, गोरखा बच्चियां थी। नाम पता है? नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है? क्या फर्क पड़ता है 4-5 लोगों के वोट मिले ना मिले, नीचे से मिल जाने चाहिए। यूपी बिहार से सरकार तो बनी जाती है, डेमोक्रेसी है साहब, वोट का खेल है। जिनके वोट नहीं उनकी बात भी नहीं। हर समय नहीं होता ना, लेकिन जागृति तो आती है, और इसीलिए ये 75 साल हैं, इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व है कि मेरे लोग भी तो लड़े थे साहब, आज उनके नाम बोलिए। गांधी जी लड़े थे, नेहरू जी लड़े थे, बहुत पता है।
गांधी जी के परिवार वालों को तो खैर कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो शायद वाकई दिल से लड़े थे। नेहरू जी के तो क्षमा मांगती हूँ, जितना वसूल चुके हैं उससे ज़्यादा वसूलने की आवश्यकता लगती नहीं है, कब तक वसूलेंगे। मेरी एक मित्र है ऑल इंडिया रेडियो में, वो कहती है अगर इनके घर में कोई जिंदा ना रहा तो इनके कुत्ते को भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा कर देंगे कि भैया गांधी के घर में पैदा हुआ है। क्या करें, इस तरीके की राजनीतिक विडंबना में जी रहा था भारत 75 साल से। इस मानसिकता से बाहर निकलने की कोशिश ही आज़ादी का अमृत महोत्सव है। गरीबी हटाओ के आंदोलन हम बचपन से सुन रहे थे। पंचवर्षीय योजनाओं में पता नहीं कितनी गरीबी हटी। योजनाएं बहुत बढ़िया बनती थी, हमने स्कूल्स में प्रोजेक्ट भी बनाए बड़े सारे, क्योंकि यही दिए जाते थे, भाई ये पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना पे प्रोजेक्ट बना के लाइए। सोशल साइंस वाले लगातार यही करते टीचर्स, हम भी बना के लेके जाते थे। अब वो बनाते थे उस समय बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा ये भी करने वाले हैं, ये भी करने वाले हैं। फिर अगले 5 साल बाद फिर एक और आ जाती थी, और उसमें उन्हीं की पुनरावृत्ति होती थी कि ये भी करना है, ये भी करना है। कब तक करते रहोगे, कभी करके भी दिखाओ। 2014 के बाद गरीब के घर में शौचालय पहुंचा। कहते हैं शौचालय बना करके क्या कर लिया, कुछ नहीं किया साहब। रात के 12 बजे मेरे घर की औरत उठ करके बाहर जाती थी। सेक्सुअल असॉल्ट के सबसे ज़्यादा केसेस उसी समय होते थे। आज मैंने घर में बना दिया उसको शौचालय। स्त्री के सम्मान की इससे बड़ी रक्षा कौन कर सकता है। ज़रूरी थोड़ा ना ये कहना कि मैं जेंडर आइडेंटिटी की पे काम करता हूँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बोलना। काम करके दिखाइए। उज्ज्वला योजना में कितनों के पास गैस पहुँच गई, चूल्हे फूकने बंद हुए। वैसे तो हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ तो आदमी भी चूल्हे फूकते हैं, खाली औरतों को कहने का मतलब नहीं है ना। मेरे गांव में तो, मेरे घर जाती हूँ तो अक्सर ताऊ जी ही फूकते हुए दिख रहे होते हैं। वो मंदिर में अगर खाना बन रहा होता है तो वही फूक रहे होते हैं, और तो कोई कर नहीं रहा होता। इसलिए वो तो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी में बायस नहीं है, वो शायद पहाड़ी क्षेत्र ही है। यहाँ पे आदमी औरत दोनों को सब तरीके का काम सिखाया जाता है, ज़रूरी भी है। लेकिन ये वो झंडे हैं जो नीचे घूमते हैं, है ना, आदमी को भी ये करना आना चाहिए। मैं कई बार सोचती थी कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं, हमारे घर में तो सारे आदमी सब कुछ करते हैं। फिर समझ में आता था हमारे घर में करते हैं, इनके यहाँ नहीं करते, इसलिए बोलते हैं। तो थोड़ा सा तो खैर हम लोगों में और प्लेन्स वालों में फ़र्क होता है। हम उत्तराखंड में तो एक्चुअली हम शब्द भी अलग बोलते हैं। हम इन लोगों को देसी बोलते हैं, खुद को पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ पे शायद इस तरीके का कोई शाब्दिक अंतर नहीं है, वो देश वाले हैं, हम पहाड़ी हैं, इस तरीके से बोला जाता है। बड़ा क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। हम अलग लोग हैं, तुम अलग लोग हो, तुम अपना अलग रहो। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारा जीवन मूल्य, जीवन शैली तुमसे नहीं मिलती। लेकिन पहाड़ों में पहुंचा क्या? देश की सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को लगातार देने वाले उन पहाड़ों में सड़कें तक नहीं पहुंची ढंग से। आज़ादी के अमृत महोत्सव में वो सड़कें पहुंचाना ज़रूरी था। जगह जगह ये एहसास पहुंचाना ज़रूरी था कि तुम भी इम्पोर्टेंट हो, तुम इस अखंड भारत के हिस्से हो। विभाज्य हैं अभी, अविभाज्य भारत, अखंड भारत कभी होगा कि नहीं होगा वो तो सपना है। मेरे जीवन में हो ना हो सकता है मेरे बच्चों के जीवन में भी ना हो, लेकिन उनके बच्चों की आंख में भी ये सपना तो डाल के जाऊंगी ही कि एक दिन अखंड भारत हो इस विश्व में, जो अविभाज्य अखंड हो, और वहां मेरे शिवा की पताका फहराए। पंत हूं ना, अटक से कटक तक भगवा फहराने वाले बाजीराव की विरासत लेकर चलती हूं, क्या करूं। जब पढ़ती थी तो कई बार विचारधारा ही झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि उस समय कश्मीर 370 हटाने के लिए हम लोग कागज़ लेके घूमते थे, सिग्नेचर कैंपेन। 370 हटाई जाए, अब तो हट गई, लेकिन हटाई जाए तो कई बार प्रोफेसर्स और कई बार साथ वाले दूसरे बच्चे, क्या है ये तुम लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, ये है वो है। कुछ नहीं हटे, कभी नहीं हटेगा 370 कश्मीर से। ठीक, तो एक बार कोई ज़्यादा बेड़ंत हो गई
मैंने कहा तेरे को मेरा नाम पता है? हाँ, वीनू पंत। अच्छा, लक्ष्मीबाई के बाप का नाम पता है? हिस्ट्री का स्टूडेंट था। उनका उनके पिताजी का नाम पता है? लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम पता होना क्या जरूरी है? मैंने कहा हिस्ट्री पढ़ता है। कविता तो सुनी होगी ना सुभद्रा कुमारी चौहान की। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम नहीं पता तेरे को? क्या है? उनका मोरोपंत। वो मोरोपंत की बेटी थी, मैं सुभाष पंत की बेटी हूँ, ज्यादा बिगड़ मत। उसने अंग्रेजों को काट दिया था, तू तो चीज क्या है? लेकिन ये विचार कि इस राष्ट्र के लिए मर बहुत लोग सकते हैं, मार कितने सकते हैं? जिसे आप बहुत प्यार करते हो ना, उसके लिए आप मार सकते हो। मानेक शॉ ने बोला था, मरने के लिए मत जाना, मारने के लिए जाना। मर गए तो क्या बचता है? दुश्मन को मारने के लिए युद्ध लड़ा जाता है, मरने के लिए नहीं लड़ा जाता है। और कहीं जो गलती से हार गए तो जिंदा वापिस मत आना, पासिंग आउट परेड में बोला था। क्योंकि ये राष्ट्र हारने वालों को माफ नहीं करता है। और हम पिछले 75 साल से इस राष्ट्र के हार की ही कहानी पढ़ाने में लगे हैं, जीत की कहानी तो पढ़ाई ही नहीं। ये राष्ट्र जो हारने वालों को माफ नहीं करता है, हमने इतिहास ऐसा लिख दिया कि भैया वो तो कभी जीता ही नहीं। पहले लिख दिया आर्यन इन्वेजन, भैया कब हुआ था? सबूत क्या है? वो वहां पर एक गली में, वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक गली में कुछ नरकंकाल मिले थे, वो सबूत है। कुछ नरकंकाल, इतनी विस्तृत सभ्यता को नष्ट किया, कुछ नरकंकाल सबूत होंगे? और एक तरफ बोलते हो आर्य वो जो बुद्धिमान थे, आर्य वो जो शक्तिशाली थे। इतने मूर्ख थे कि घोड़ों पे चढ़ करके एक विस्तृत सभ्यता में घुसे, उस सभ्यता को नष्ट किया और उसके बाद उस सभ्यता को पार करके जंगल में जाके गांव बसा के रहने लगे, उन शहरों में रहने की बजाय। कोई भी अक्लमंद व्यक्ति ऐसा करेगा? अगर वाकई आर्य आक्रमण हुआ था तो आर्य उन नगरों में क्यों नहीं रहे जिनके लोगों को उन्होंने मार के अपना दास और गुलाम बना लिया था? हरा दिया ना सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को, जितनों को मार सके मार दिया, बाकी सबको दास बना लिया। तो दास बना के उन्हीं के शहरों में रह के शासन क्यों किया? क्यों आए धीरे धीरे सप्त सैंधव के क्षेत्र में जंगल काट काट के छोटे छोटे ग्राम बसा करके फिर धीरे धीरे पूरी सभ्यता क्यों खड़ी करी? आक्रमण। अभी साइंस ने इस आक्रमण को पूरी तरीके से फेल कर दिया है, हिस्टोरियंस के लिखे हुए उसको इसीलिए किया हुआ है। जेनेटिक थ्योरी में नहीं मिलता है। हमारी जो जीन्स है उसमें वो जो जीन्स की जो स्टडी करी गई उसमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि हम बाहर से आए हैं। हम बाहर गए हैं का सबूत मिला है, और ये ऋग्वेद में मौजूद है ये सबूत। लेकिन वेदों को तो कथा कहानी में मान लिया गया, इतिहास के सबूत को माना ही कहाँ गया? इतिहास लेखन में अपने देश के किसी भी प्रमाण को इंक्लूड ही नहीं किया गया। एक एशियाटिक सोसाइटी बनी बंगाल में और उसने भारत का इतिहास डिसाइड कर दिया, और स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी हम उसी इतिहास को मान्यता दे रहे हैं जो यूरोप में लिखा गया। हमारे अपने लोगों की लिखी हुई कथाओं को मानने से ही मना कर दिया, उन्हें कथा बोल दिया गया, मिथक, मिथ्या, मिथ। कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, राम कभी जन्मे ही नहीं थे, ये तो मिथक है, रामायण एक कथा है। होगी कथा, बाकी सारे धर्म ग्रंथ भी कथा ही हैं। किसी धर्म का असम्मान नहीं करती हूँ मैं, लेकिन अगर राम नहीं थे तो बाकियों के भी प्रमाण तो चाहिए ही ना फिर हमें। हम प्रमाण नहीं मांगते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमसे भी मांगते ही रहोगे। महाभारत है, क्या प्रमाण है? बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं है। रोमन सभ्यता का क्या प्रमाण? वो भी तो नष्ट हो चुकी है, उसमें भी वाकई इतनी विराट वो था, उसका प्रमाण बताइए। पोरस, पहले तो नाम बिगाड़ दिया साहब, क्योंकि यूनानियों ने इतिहास लिखा
हमने लिखा नहीं, लिखा होगा हमने, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन नालंदा से लेकर के विक्रमशिला तक, तक्षशिला से लेकर विक्रमशिला तक जब सारी यूनिवर्सिटीज नष्ट करके सारे का लिटरेचर जला दिया गया, तो मैं आज प्रमाण कहाँ से लेकर आऊं कि भारत में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था? उन आक्रांताओं से पूछो जिन्होंने जलाया। जब बचा ही नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो मेरे यहां बचा है वो था ही नहीं। भारत का इतिहास लेखन प्रमाण के आधार पर होगा, लेकिन वह प्रमाण हमारे मौखिक स्रोत भी होंगे, हमारी लोक कथाएं, हमारी लोक गाथाएं, हमारी लोक परंपराएं। नहीं तो हम तो ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं ना, आज तो जनजातीय दिवस भी है। किस ट्राइब ने अपना इतिहास लिखा है? तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसने इतिहास लिखा नहीं तो उसका कोई इतिहास ही नहीं था। जो लिखा नहीं वो है नहीं, ये मानने का समय निकल चुका, क्योंकि इसके आधार पे तो यूरोप के अलावा किसी और का इतिहास है ही नहीं, क्योंकि वो लिख रहे थे। तो वो एक अफ्रीकन कहावत है कि जब तक शेर को लिखना नहीं आएगा तब तक शिकार का सारा इतिहास शिकारी की ही नजर से लिखा जाएगा। तो लेकिन फिर भी मान तो यही रहे हो ना कि सामने वाला शेर है। अभी लगाया ना नए पार्लियामेंट बिल्डिंग पे मुंह खोला हुआ शेर, वही है ना। दहाड़ना तो आता है हमें, लिखना भी सीख गए हैं धीरे धीरे, 75 साल में लिख रहे हैं। और क्यों नहीं लिखेंगे? हम अपनी नज़रों से अपना इतिहास लिखेंगे और वही पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और उसमें हर अपने व्यक्ति का नाम आएगा जिसने इस राष्ट्र के स्व के जागरण में कुछ भी योगदान किया है, उसका नाम आएगा। और राजनीतिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट नहीं है, स्व का जागरण इंपॉर्टेंट है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं किस संस्कृति, किस सभ्यता के अभिमान का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं इस समय। मैं किस की धाती है मेरे पर, किस संस्कृति, किस सभ्यता ने को मेरे पुरखों ने बनाया है और उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है। ये है स्व का जागरण। ये स्व का जागरण भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक संग्राम से शुरू नहीं हुआ है। भारत की स्वतंत्रता उस दिन प्रारंभ हुई थी जिस दिन भगवाधारी विवेकानंद शिकागो में खड़ा था, और जिस दिन उसने खड़े होकर के चुनौती दी थी संपूर्ण विश्व को कि मैं जहां से आया हूं वहां तुम्हारे को पहुंचने में भी बहुत वक्त लगने वाला है। वो है स्व का जागरण। जिस समय वो जोगी कन्याकुमारी में बहुत लंबे समय तक वहां पे ध्यान लगा के वापस आते हैं, तो उनसे पूछा गया आपने ध्यान में क्या देखा? तो विवेकानंद ने कहा मैंने ये देखा कि माँ दुर्गा और माँ भारती एक ही है। ये है स्व का जागरण, जहाँ भगवती स्वरूपा, मेरी भगवती, मेरी धरती भी वही है और वो मेरी माँ है, और माँ के लिए तो सारी संतानें मरने को तैयार होती हैं। और यहाँ से ये जागरण जब चलता है तो समाज और धर्म को साथ में लेकर के अरबिंदो के रूप में आश्रम में चला जाता है। जब लंदन में समुद्र के थेम्स के किनारे बैठ करके, जब यहाँ खुदीराम बोस को फांसी हुई है, तो सावरकर वहाँ थेम्स के किनारे मराठी में कविता रोए जा रहे हैं, कविता बोले जा रहे हैं, उसी समय स्वतः लिख रहे हैं, उसको गढ़ रहे हैं। वो है स्व का जागरण। बात करते हैं विचारधाराओं की। ये वो सावरकर है जिसके इंडिया हाउस में उससे मिलने लेनिन आया था। आप लेनिनवादी हैं, आपको पता है लेनिन सावरकर से मिलने आया था क्रांति के गूढ़ रहस्य समझने के लिए। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। सावरकर की मित्रता अतातुर्क कमाल पाशा से थी, जिन्होंने तुर्की को आज़ाद करके और वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी थी। हम विचारधारा को चैलेंज मत करिए। व्यक्तिवादी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि रूढ़िवादी है। विचारों की स्वतंत्रता, लेकिन राष्ट्र को सिर्फ एक ही सावरकर पता है। आजकल तो और भी मुसीबत है, एक ही सावरकर पता है। माफी मांगी थी, किस किस ने नहीं मांगी थी ये बता दीजिए।
नैनी जेल में जिस समय नेहरू जी और उनके जवाई दोनों कैद में थे, आज भी आप जाइए तो वहाँ पर एक कमरा है जिसमें लिखा है यहाँ नेहरू जी रहते थे। और सिर्फ नेहरू जी थे क्या उस जेल में राजनीतिक कैदी? सिर्फ उन्हीं का कमरा क्यों है? बाकियों का भी होना चाहिए। पूरी जेल बंद कर दीजिए, उसे स्मारक बनाइए। बाकी कैदी भी तो उतने ही महत्व के थे, वो भी तो राष्ट्र के लिए ही गए थे उस जेल में, और वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे बेचारे। जेलर ने उनको इलेक्ट्रिक रेजर, आज भी नहीं होगा बहुतों के पास, इलेक्ट्रिक रेजर भेंट किया। उन्होंने कहा मेरे पास तो है, वो 3 कोठी आगे मेरा जवाई है, उसे दे दो, उसके पास नहीं है। सोचिए, इलेक्ट्रिक रेजर। जेल थी वो, कभी महलों में जेल। अल्मोड़ा जेल में रहे तो मेरी माँ के गुरुजी थे, तो कहते वो, मैं छोटी थी तब, वो बोल रहे थे, कहते हैं क्या आदमी था, जब जेल से बाहर निकला उससे एक दिन पहले उसने प्रेस मंगाई और सुई धागा मंगाया और अपने उसको सबको अच्छे से रफू करके प्रेस करके बिल्कुल टिप टॉप बाहर निकला। मैंने कहा आपको उसके टिप टॉप बाहर निकलने पे इम्प्रेस हो रहे हैं आप? मैं तो तब मानती जब वो बाहर ही ना निकल पाता। एक दिन भेज देते हैं अंडमान। खतरा जिससे अधिक होता है उसको बड़ी सजा देते हैं कि उसको महलों में रखते हैं। जिससे समाज को खतरा होता है उसे हम उम्र कैद देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा खतरा होता है उसे हम फांसी देते हैं। जिसे लगता है यार छोटा मोटा काम है, क्या फर्क पड़ता, सुधर जाएगा, उसको छोटी सी जेल में डालते हैं, थोड़े दिन बाद बाहर निकाल देते हैं, या फिर रिमांड होम में डालते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कितने कांग्रेसी गए थे अंडमान निकोबार काला पानी की जेल काटने? कितनों को मेंडले भेजा गया था, तिलक को भेजा गया था, बोस को भेजा गया था, देश निकाला कित्तों को दिया गया। इतना लंबा इतिहास पढ़ रहे हैं 75 साल से, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसमें जितने नाम हैं उनमें से कितनों को काला पानी की सजा हुई, कितनों को देश निकाला हुआ, कितनों पर देशद्रोह का ऐसा मुकदमा चला जिसकी आजीवन कारावास की सजा मिली हो। मैं अभी ढूंढ रही हूँ ना बहुत सारे अननोन हीरोज, अनसंग हीरोज, छोटे छोटे से गांव में से निकल रहे हैं ऐसे, जिनको जज कहता है कि इनको फांसी ही दी जा सकती है और कुछ नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभागी होने के कारण जेल में और वहां अंदर भी उत्पात मचा रहे हैं कि दूसरों को भड़का रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें फांसी हो रही है। आज अगस्त क्रांति दिवस भी है। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे इससे भारत छूटा नहीं था, वो एक अलग बात है, क्योंकि 42 में शुरू हुआ, हम 47 में आज़ाद हुए, 5 साल तो लगते नहीं किसी आंदोलन को सफल होने में। सफलता तो और बहुत सारे कारण थे, वैश्विक कारण तो थे ही, लेकिन क्या करूं, योद्धाओं की भूमि से आई हूं, इसलिए मेरे लिए तो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कारण आईएनए है। अगर बोस फौज लेके नहीं आते तो अंग्रेजों की जड़ें नहीं हिलती, और अगर नेवल म्यूटिनी नहीं होती, जिसको कि खुद अंग्रेज अपने इतिहास में लिखते हैं कि अंग्रेज साम्राज्य के इतिहास में इतना बड़ा विद्रोह कभी भी नहीं हुआ था कि कराची से लेकर के ढाका तक भारत की समुद्री सीमा में सब जगह सैनिक अपने अफसरों पे बंदूक तान के खड़े हो गए थे। इतना आक्रोश था कि उनको लगा 1857 की पुनरावृत्ति होगी और इस समय नहीं संभाल पाएंगे। वो कारण है कि उनको लगा भैया निकल लो, अब नहीं संभल सकते, क्योंकि इनकी फौज राष्ट्रवादी हो गई है। उसी से संभाला था, और ये फौज अब इन नेताओं की सुनने वाली नहीं है। इनका नेता तो हमने गायब कर दिया, मरे तो नहीं थे, गायब कर दिया, उसको लाना और खतरनाक होगा वापिस, इसलिए देश ही छोड़ दो, उसलिए गए वो। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू जरूर गांधी जी ने किया है, लेकिन गांधी जी को शुरू करते समय भी पता था कि ये अहिंसावादी मूवमेंट नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। पहले दिन से हिंसा शुरू हुई है, पहले दिन से।
चौरा चौरी पर तो हमने बहुत सारे दोष लगा दिए, अभी नया पूरा उसका इतिहास दोबारा से लिखा गया है, किताब आ चुकी है उसकी, कि थोड़े देर पहले तक जितने जो सत्याग्रही थे थोड़े देर बाद ही अचानक से वो गुंडे कैसे बन गए। वहाँ पर एक जिस समय इस किताब के लिए रिसर्च हो रही थी तो जिन प्रोफेसर ने लिखा है, प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, वो वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे। जो उस समय जितने लोगों को जेल हुई, फांसी हुई, उनको जा के उनके परिवार वालों से मिल रहे थे। तो एक बुढ़ी माई थी, उनके परिवार वाले भी इसमें जेल गए थे। तो उनसे पूछा कि माई तुम्हें क्यों लगता है कि ये हुआ, उस दिन जो दंगे हुए चौरा चौरी में तो क्यों हुए। तो वो कहती तुम क्या चाहते हो, यहाँ भी जलियांवाला बाग हो जाता। आप सोचिए जलियांवाला बाग पंजाब में हुआ है और ये चौरा चौरी के गांव, यूपी के एक गांव में बैठी हुई महिला है। ये अवेयरनेस, ये कहते हैं अनकनेक्टेड मूवमेंट थे, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, क्रांतिकारी सबसे ज़्यादा कनेक्टेड थे एक दूसरे से। अरविंदो घोष जिस बम कांड में जेल गए थे, उस बम कांड के लिए बॉम्ब मैनुअल सावरकर ने भेजा था लंदन से। अनकनेक्टेड कोई नहीं था, सब कनेक्टेड थे। जन आंदोलन के प्रणेता बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। जिस समय लोकमान्य की मृत्यु हुई है बॉम्बे की सड़कों में, उनकी जब शव यात्रा निकली है, जगह नहीं थी तिल रखने की। अंग्रेजों का शासनकाल था जिस समय वो मरे थे, स्वतंत्र भारत में नहीं मरे थे। इसीलिए लोकमान्य, कितना सारा पढ़ते हैं हम उनके बारे में इतिहास की किताबों में, एक पैराग्राफ, उतना भी पूरा नहीं होता। लाल बाल पाल बस इतना बता करके भूल जाते हैं। कई बच्चों को तो सिर्फ लाल बाल पाल ही पता होता है, पूरा नाम भी नहीं पता होता। लाला लाजपत राय को क्यों मारा, कब मारा, किसने मारा, पता नहीं। क्यों पता होगा, इंपॉर्टेंट आदमी थोड़ी ना है, मार दिया मार दिया। पाल कौन है पता नहीं। कलकत्ता में एक बीबीडी स्क्वायर है, बीबीडी स्क्वायर के नाम से सब जानते हैं। एक तो मुझे ये शॉर्ट टर्म से ना बहुत ज़्यादा नफरत है। हमारे गैंगटॉक में भी है एमजी मार्ग। क्या होता है एमजी मार्ग? या तो किसी व्यक्ति के नाम पे सड़क का नाम ही मत रखो, रखो तो ये नियम बना दो कि भैया इसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोला जाएगा। तो व्यक्ति का कितना बड़ा असम्मान है। महात्मा गांधी मार्ग है ना, JLN जयपुर में, जवाहरलाल नेहरू। इसकी एक बहुत मज़ेदार घटना है, अभी ये ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर बैठे तो बताऊंगी JLN की। ये इससे आज से संबंधित नहीं है, वहाँ के लाइब्रेरियन से बहस हुई थी, उससे संबंधित है। लेकिन बीबीडी स्क्वायर हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि क्रांतिकारी थे। पता होना जरूरी नहीं, बीबीडी स्क्वायर पता है, मगर वो बीबीडी कौन है, बिनोय विप्लव दिनेश, क्यों जरूरी है पता होना? मेरे घर में है ये तीनों नाम। वो अलग बात है कि मैं बंगाली नहीं हूँ इसलिए वो विनय विप्लव और लेकिन उस पर नाम रखे गए। बीबीडी स्क्वायर पता है, बिनोय विप्लव नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि किसी किताब में लिखा ही नहीं गया। देश के लिए मरे थे, मर गए। राज किया, सत्ता पाई नहीं पाई। राजस्थान आर्काइव्स में जिस समय पीएचडी कर रही थी, उस समय एक किताब छोटी सी सामने आई। मेरी पीएचडी तो खैर हिस्ट्री ऑफ साइंस पे है, राजनीति पर नहीं करी थी मैंने, लेकिन एक छोटी सी किताब सामने आई, उसी समय छपी थी थोड़े दिन पहले। किसी ने बड़े शोध करके राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की किताब निकाली थी। तो मैंने फटाफट पन्ने पलटने शुरू किए। मैंने कहा शायद मेरे दादाजी का नाम होगा इसमें, क्योंकि वो इतने प्रमुख थे कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और अजमेर में पहली सरकार बननी थी, तो जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो उन्हें बुलाने आए थे कि भैया मंत्री पद लेना है, लेकिन उनका नाम नहीं था उसमें। उनके छोटे भाई का, उनके कजिन का, मेरे काका कजिन दादाजी का, मेरे पापा के काका का, उनका नाम था और लिखा था बड़े भाई की प्रेरणा से स्वतंत्रता संग्राम में थे। मैंने कहा भैया बड़े भाई का नाम तो लिख देते, लेकिन बड़े भाई ने सत्ता ली ही नहीं, वो मास्टर बन गया। वो गांव-गांव में जाकर के लोगों को पढ़ाता था, स्व का जागरण करता था, इसलिए उसका नाम लिखना क्यों जरूरी है? वो तो बहुत खतरनाक आदमी, वो लोगों को जगा रहा है, इसलिए उसे रिकॉग्नाइज करना बिल्कुल जरूरी नहीं, गैर जरूरी है। आज है उनका नाम उस अनसंग हीरोज की वेबसाइट पे।
75 साल लगे उन्हें वहां पहुंचने में। इसलिए वो दुख मैं समझती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के हर व्यक्ति तक यह विश्वास पहुंचाने के लिए है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। इस संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसी सत्ता या शक्ति नहीं है जो हमारे राष्ट्र को दबा सके, और जब मेरा राष्ट्र ही झुकने को तैयार नहीं है तो मैं क्यों झुकूंगी किसी के आगे। वैश्विक घटनाक्रमों को देखें आप, पिछले कुछ साल के, भारत जहां खड़ा है उससे आगे बढ़ने की तैयारी है, और वो आज भी जहां खड़ा है वो गुरु रूप में ही खड़ा हो गया है जाकर के। हमें 70 साल लगे योगा को योग बनाने में, रामा को राम बनाने में। कितना रामा, क्योंकि अमेरिका में वो हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं, इसलिए राम भी रामा ही हो गए, योग भी योगा ही हो गया। हमारे यहाँ जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होकर के आता है वही अच्छा होता है। नहीं, मेक इन इंडिया तो था ही नहीं ना। मेक इन इंडिया के नाम पे खादी, वो भी सिर्फ नेता पहन रहे होते थे, हम लोगों के तो खरीदने की औकात ही नहीं होती, इतनी महंगी है। आज देखिए सारे बच्चे खादी की दुकान में घुसते हैं जैकेट खरीदने के लिए, कुर्ता खरीदने के लिए। स्वावलंबी भारत के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव है, स्वावलंबन के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, इस पहचान के लिए कि ये मेरी देश है, कि ये मेरा देश है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी संस्कृति है और मैं इसका संवाहक हूँ। और मैं विश्व में कहीं भी जाऊँ मैं इसका प्रतिनिधि हूँ। वो प्रतिनिधि बन के ही वहाँ खड़ा होना है। मैं सपेरों का वंशज नहीं हूँ, मैं राम का वंशज हूँ। मैं ऋषि भारद्वाज जो स्वर्ग से आयुर्वेद लेकर के आए थे, जिस आयुर्वेद के आधार पे आज पूरा यूरोप हमारी दवाइयों के पीछे भाग रहा है ना, वो मैं उनका वंशज हूँ। मैं कृष्ण का वंशज हूँ, मैं शिव महादेव का वंशज हूँ, मैं शिवा छत्रपति का वंशज हूँ, मैं चाणक्य की बुद्धि रखता हूँ जो इतना बड़ा साम्राज्य तो खड़ा कर ले मगर अपने शिष्य को दे दे तू राज कर। मैं तो गुरु हूँ, दोबारा खड़ा कर लूँगा किसी और को, मुझे शासन की आवश्यकता नहीं है, मुझे राष्ट्र एक करना है। लेकिन 75 साल में हमने ऐसे बहुत सारे गुरु देखे जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले बहुत सारे खड़े किए, मगर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोलने वाले कितने खड़े हुए। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आह्वान है कि टुकड़े टुकड़े नहीं करने हैं। अखंड भारत का सपना दैदीप्यमान होकर के जब हमारी युवा पीढ़ी की आंखों में आएगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, और वो अगले 25 साल में पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम वंस अगेन। अब म आज का यस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह समिति कालेबुङ का स्वागत समिति का हाम्रा मार्गदर्शक श्रद्धेय सर तपन कुमार प्रधानलाई आएर आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुन आग्रह गर्दछु।